गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। तो चलिए फिर से इंग्लिश शुरू करते हैं हम। इंग्लिश में अब हम पढ़ेंगे हनी ड्यू, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है तुम्हारा दिस इज अ जॉर्डिस फॉन्ट। तो ये क्लास 8 की इंग्लिश है। तो ये इस चैप्टर को कवर करते हैं। हनी ड्यू के जो चैप्टर्स उनको कवर करेंगे और फिर बाद में जो हमारी नेक्स्ट बुक है हम उस पर आएंगे। ठीक है। तो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म ई स्कूल पर, जहाँ पे हम 6 to 10 स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश इन सब के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और आप सब हमारे लेक्चर्स देख रहे हो, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो बस ऐसे ही लेक्चर्स हमारे देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही लेक्चर्स आगे नेक्स्ट क्रिएट करते रहेंगे। तो चैप्टर्स के नाम से ही आपको हिंट मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। दिस इज अ जॉर्डिस फॉन। तो जॉर्डी एक स्टूडेंट, एक बॉय का नेम है यहाँ पे। फॉन का मतलब होता है डियर का बेबी। जो डियर का बेबी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉन बोलते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही आसान स्टोरी है। ये कि नॉर्मल स्टोरी है कि जॉर्डी, उनकी मदर और उनके फादर और एक डॉक्टर और होता है, वो सभी जंगल में रह रहे होते हैं। वहाँ पे उनका हाउस होता है। अब उनके फादर शिकार पे जाते हैं और उसी बीच में उनको एक रेटल स्नेक वो बाइट कर लेता है। रेटल स्नेक बहुत ही जहरीला सांप होता है। और तुरंत जो उनके साथ में डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ, इनका इलाज कैसे करना है। तो वो तुरंत एक हिरण को मारते हैं और उसके हार्ट और उसके लिवर को यूज़ करके कोई दवाई बनाते हैं, जिससे उसके फादर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बट वो हिरण अकेला नहीं होता, उसका एक छोटा सा बेबी भी होता है। बाद में जॉडी को रियलाइज़ होता है कि अब हिरण को मारने की वजह से जो उसका बेबी अब जंगल में अकेला पड़ गया, अब उसकी केयर करने के लिए कोई है नहीं, और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी और इसका सारा इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर आएगा। तो जॉडी बहुत एक छोटा सा लड़का ही है। तो कैसे ये अपने फादर से और फादर मदर को मनाता है कि कैसे मैं उस फ़ोन को अपने घर पे लेकर आऊँ और उसको हम एज अ पेट पालें और उसकी केयर वगैरह करें। तो ये सिंपल सी पूरी की पूरी स्टोरी आपकी वही है। तो चलो, ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है अपना। देखिए नेक्स्ट क्या टॉपिक यहाँ से शुरू होता है आपका कि बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, we find the quick and effective cures using things available at on home. Can you think of some such home remedies for a cut in your knee, a burn on your arm, or bee sting? In this story, Jordy's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to drown out the poison. Jordy wonders that will happen to the little fawn left without a mother. ये चैप्टर का ओवरव्यू थोड़ा बहुत आपको दे रखा है कि आपको पता ही होगा कि जैसे ही हमको चोट लगती है या हमको कुछ ना कुछ नुकसान होता है, चोट लगती है या कुछ हाथ वगैरह में कट वगैरह लग जाता है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग के थोड़ी जाते हैं। पहले हम कुछ हमारे होम रेमेडीज़ होती है ना कि हाँ, घर में ही कुछ ऐसे घरेलू उपचार होते हैं जिससे हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि जब आपके घुटनों पे चोट लगता है तो आप क्या करते हो? जो आपका नी पे जब कटा जाता है या फिर जब आपका हाथ जल जाता है या फिर जगह तो आपको मधुमक्खी डंक मार लेती है, तो इसको हम क्योर करने के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी भाग के जाती है। जो होम रेमेडीज़ होती है उसको यूज़ करते हैं, या जो घर में जो क्रीम वगैरह होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये तो ऐसा ही है। नीचे का पैराग्राफ आपको चैप्टर को ओवरव्यू दे रखा है। बता रखा है ना कि इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जॉडी के फादर को रेटल स्नेक बाइट कर लेता है। ठीक है, उनको काट लेता है। बहुत जहरीला सांप है, उनकी जान बिल्कुल तुरंत जाने वाली होती है। उसी बीच में देखो, वर्ड लिखा है ना आपका, डो लिखा है, DOE। डो का मतलब होता है तुम्हारा हिरण। ठीक है, तो बता रखा है फीमेल हिरण को डो कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि वो क्या, जैसे ही वो डो को मारते हैं, हिरण को मारते हैं और उसके हार्ट और उसके लिवर को यूज़ करके तुम्हारा वो मेडिसिन बनाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और जो साथ में जो सेकंड पर्सन होता है वो भी उनके इस काम में मदद करता है। और उसके बाद अब जो वो फॉन है वो जंगल में अकेला हो जाता है क्योंकि उसकी मदर को इन लोगों ने मार दिया है। तो कैसे वो फॉन, अब जॉर्डी उस फॉन को घर ले आता है और कैसे एक साथ उसको रखता है, वो स्टोरी आपको बताएगा। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, याद रखिए काम क्या आती है वर्ड मीनिंग। ड्रिफ्ट बैक टू मतलब होता है आपका गो बैक टू, यानी पीछे चले जाना। डायलेटेड मतलब होता है एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा। अ क्लोज शेप मतलब होता है अ नैरो स्केप, बहुत ही छोटा रास्ता कहीं से जाने का। नेक्स्ट है तुम्हारा कि केप्ट योर हेड। केप्ट योर हेड के मीनिंग क्या, देखो क्या बता रखा है कि स्टेट काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी एक बहुत मुसीबत भी आती है लेकिन फिर भी आप बहुत शांत रहते हो, तो उसको केप्ट आपका ये हेड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ शुरू करते हैं पहला पार्ट अपना।
Jordis allowed his thought to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. अब बता रहे कि स्टोरी शुरू कर रखा है कि जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, यानी जो जॉर्डी है ये अब इसके मन में बार बार इसके थॉट्स यानी इसके विचार में बार बार वो तुम्हारा जो फॉन है ना, जो हिरण का बच्चा है, उसी का ख्याल आते रहता है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्योंकि ये सब वो देख चुका है। ही कैन नॉट, और अपने माइंड से वो उसको बाहर निकाल ही नहीं पाता। उसके माइंड में हमेशा उस जो फोन है उसका ही ख्याल दिमाग में उसका घूमते रहता है। वो उसको सपनों में भी देखता है, महसूस करता है कि वो मतलब अगर आ जाए तो उसको अपने आर्म में पकड़ ले, क्योंकि छोटा बच्चा ही है तो ये सब चीज़ें वो सोचते रहता है। टेबल पे बैठा होता है, वहां से जाता है अपने फादर के पास। अब देखो आगे क्या कहता है। उसके उनके फादर का नाम होता है पेनी, ठीक है। तो पेनी ले एट रेस्ट, उसके फादर रेस्ट कर रहे होते हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। अब बता रखा है कि अब बिल्कुल ही उनकी जान बिल्कुल बची ही है, बिल्कुल उनकी जान के लाले पड़ गए थे, सांप ने उनको डस लिया था, तो उनको भी पता है कि उनकी जान कैसे बची है। उनका आंख तो साफ था ही, बता रहा है कि पीपल्स देखा ना आप लोगों ने, पीपल्स क्या होता है कि अपने आंखों में जो ब्लैक कलर का डॉट होता है उसको पीपल्स कहा जाता है। तो ये तो ठीक था, उनकी आंखें भी ठीक थी। और डायलेटेड डायलेटेड हमने पढ़ा है यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका, एनलार्ज, यानी उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी ऐसे मतलब खोल के ऐसे लेटे हुए थे, तो ठीक थे, उनकी तबीयत ठीक चल रही थी। अब जॉर्डी पूछता है, जॉर्डी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, फादर को पा बोलता है, फादर आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो क्या बोलता है उसका फादर, देखो जस्ट फाइन सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर, और जो मेरी मौत है वो कहीं जा चुकी है किसी और की प्राण लेने के लिए। मतलब ये कहते हैं कि बस मैं बाल बाल बच गया, मेरी जान जैसे तैसे बच गई, अब मैं ठीक हूँ, ये ऐसा उसको समझाते हैं। बट वॉज नॉट इट इज क्लोज शेप, बट ये बिल्कुल तुरंत ऐसा नहीं था, मतलब कि मैं बिल्कुल मरते मरते बचा, क्योंकि मैं अगर मुझे हिरण नहीं मिलता तो मैं तो मर ही जाता, ये ऐसे फादर उनको कहते हैं। अब और क्या कहते हैं, तो बच्चा कहता है कि हाँ आई एग्री, हाँ मैं मानता हूँ फादर कि आप सही कह रहे हो। पेनी सेड, उसके फादर फिर से कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे बहुत गर्व है बॉय। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और जिस तरीके से पढ़ा ना यहाँ पे, देखो वर्ड मीनिंग क्या है कि यू केप्ट योर हेड, तो हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा कि स्टेड काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी अब तुम खुद ही सोचो, किसी छोटे लड़के के फादर को सांप ने डस लिया और उनको पता है कि उनकी डेथ कोई भी हो सकती है, लेकिन उस समय पे भी वो अपने बच्चे की तारीफ करते हैं कि तुमने उस समय पे बहुत साहस से काम लिया और तुमने हार नहीं मानी और मैं ठीक हो गया, ये अपने बच्चे की तारीफ करते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। चलिए, तो वो लड़का बोलता है पा, यानी फादर, वो उनके फादर रिप्लाई करते हैं यस सन। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, अब वो उससे पूछता है कि फादर आपको याद है, क्या आपको डो और फोन याद है, यानी जो हिरण और जो उसका बच्चा था आपको याद है कि नहीं। तो ये देखो फिगर में दिखाई दे रहा है कि उसके फादर यहाँ पे लेट रखे और ये जॉर्डी उस फोन के बारे में ही सोच रहा है, उसके बारे में बातें अपने फादर से कर रहा है। देखो क्या बताते हैं, देखो क्या बता रहे हैं कि यस आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट आर सर्टेन। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। देखो क्या बता रखा है कि यस आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कि मैं उनके बारे में भूल ही कैसे सकता हूँ। द पुअर डो यानी जो बेचारा, ठीक है, पुअर का मतलब यहाँ पे बेचारा है, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड की जो मीनिंग होती है सेंटेंस के हिसाब से चेंज होती है। यहाँ पे है कि उस बेचारे हिरण ने मेरी जान बचा ली, और दैट सर्टेन, और ये तो मुझे पता ही था, और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उनको मारने के अलावा। अब वो कहता है कि फादर अभी भी वो जो फॉन है वो बाहर ही होगा, इट माइट बी हंग्री, शायद वो बहुत ज्यादा भूखा भी हो, और वेरी स्केर्ड, और बहुत ज्यादा डरा भी होगा। तो उसके फादर कहते हैं आई सपोज सो, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। पा आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, फादर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट। तो ये देखो ये अपने फादर को फुसलाने की कोशिश करता है कि फादर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे दूध पीने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अपना दूध उस बच्चे को दे देगा, जो हिरण के बच्चे को लेके आएगा, तो उसको मिल्क दे देगा पीने के लिए। तो कह रहा है कि मैं जाता हूँ बाहर और देखता हूँ, और मैं उस फोन को यहीं पे लेके आऊंगा और हम इसे यहाँ पे बड़ा करेंगे और उसको हम जंगल में नहीं छोड़ेंगे। देखो क्या कहते हैं वो, तो पेनी ले क्वाइट, वो अभी शांति से लेटे रहते हैं, स्टेयरिंग दी सीलिंग, सीलिंग यानी छत का हिस्सा, ऐसे लेटे रहते हैं और छत पे ऐसे देखते रहते हैं, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं करते। बॉय अब रिप्लाई करते हैं, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन,
हेम्ड, देखो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है ना, हेम्ड का मतलब क्या होता है, कॉट इन अ सिचुएशन वेयर नो वन कैन नॉट से नो, यानी जब ऐसी सिचुएशन में तुम फंस जाते हो जब तुम ना नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा होता है ना कि स्कूल में आप कोई आपका फ्रेंड है बट आपने कोई नई चीज़ लाई है, आप कोई बहुत नई चीज़ लेके आए हो, जैसे एग्जांपल मान के चलो आप ज्योमेट्री लेके आए हो, मैं छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 4th 6th ज्योमेट्री लेके आए हो, या अपनी फुटबॉल लेके आए हो, या कुछ भी लेके आए हो, और आपका फ्रेंड आपसे बोल देता है कि भाई यार बहुत अच्छी चीज़ है मुझे दे दे, तो आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो कि आप मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका दोस्त है यार, शायद अगर मैं बोलूँगा तो क्या पता उसे हर्ट हो जाए। तो ये सेम इसी सिचुएशन में आ चुके हैं। तो हेम्ड का मतलब यही होता है कि जब आप किसी को ना नहीं कह सकते, अब उसके फादर ना नहीं कह पाते, क्यों नहीं कह पाते, देखो, तो इट वॉन्ट टेक मच मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। वो कहता है कि फादर उसको ज्यादा मतलब उसको बड़ा करने में हमको ज्यादा खर्चा आएगा नहीं, ठीक है, धीरे धीरे वो पत्तियां भी खाना शुरू कर देगा, एक्रॉन्स यानी जो अखरोट वगैरह होते हैं वो भी खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। अब उसके फादर उसकी तारीफ करते हैं कि लड़के तुम अपने एज के बच्चों से तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। We took its mother, and it was not me to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve, so I cannot say no to you. I never thought I had lived to see another day. अब वो कहता है कि चलो एक काम करो, तो जाओ अपनी एक काम करो, आप मदर से पूछो, ठीक है, और मदर जो है वो जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, मुझे फिर ब्लेम मत करना। और वो कहते हैं कि अनग्रेटफुल होगा, यानी अगर लिव टू स्टार्व, स्टार्व का मतलब भूखा मरने के लिए छोड़ देना, ठीक है, स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूख से मरना, लिव का मतलब छोड़ देना। उसके फादर कहते हैं कि यार ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, बहुत ही बेकार होगा अगर हम उस हिरण के बच्चे को ऐसे भूखा छोड़ देंगे, मतलब मुझे ऐसे छोड़ देंगे कि भूख से वजह से वो मर जाएगा। सो आई करो, इसलिए मैं आपको ना तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसी हिरण की वजह से मैं कल का दिन देख पाया, नहीं तो मुझे तो लगा था कि बस अब मैं चला गया, अब मैं कल का दिन भी नहीं देख पाऊंगा। ये ऐसे कहते हैं, मतलब इसके फादर मना नहीं कर पाते लेकिन हाँ भी नहीं कह पाते। देखो चलो, तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैन आई राइट बैक विद द मिल विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो कहता है कि क्या जो मिल विल जो इनके साथ थे साथी, जो डॉक्टर जो जिन्होंने उनका इलाज करा था, तो वो कहता है कि क्या मैं मिल विल के साथ चले जाऊं और मैं जाकर उसको ढूंढूं। तो टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो, तो ठीक है अपनी मदर से कह देना और उनसे बोल देना कि पापा ने मुझे जाने के लिए कह दिया है। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. और वो टेबल के पास साइड में जाता है जहाँ उनकी मदर बैठी होती है और वो सबके लिए कॉफी डाल रही होती है, तभी उनके पास जाता है और देखो जाके क्या कहता है। He said, "माँ, Paz says I can go bring back to the phone." She held the coffee pot in mid-air. अब वो कहता है कि मदर यानी माँ, पापा ने मुझे कह दिया है मैं जा सकता हूँ और मैं जाके फोन को वापस लेके आ सकता हूँ। जैसे ही मदर उनकी बात सुनती है, कॉफी डाल रही होती है, कॉफी का जो पॉट होता है ना, जो केतली होते हैं हवा में ऐसी, मतलब ऐसी, और शॉक्ड हो जाती है, थोड़ा उसको देखती है क्या कह रहा है, ठीक है। देखो द फोन कहाँ गया, द फोन व्हाट फोन, वो बोलती है कौन सा फोन, तो फिर वो क्या कहता है, द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, शी गैस्प, ठीक, वेल फॉर अ पिटी सेक। अब देखो आगे क्या कहती है, तो कहती कौन सा फोन, तो बताता है कि वही फोन जिसके मदर को, जिसके डो को हमने मार दिया था, जिसकी वजह से फादर से बिल्कुल बच पाए, जिनकी जिंदगी बच पाई और पॉइजन उनसे शरीर से बाहर आ पाया। अब बिल्कुल शांत हो जाती है, अब वो भी अफसोस करते हैं कि हाँ बेचारा ऐसे मर गया वो। Paz says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc William said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his dad is right." अब देखो क्या बोलते हैं, वो जो डॉक्टर विलियम विल्सन होता है, एम विल करके वो, तो वो कहता है कि हाँ मैम ये लड़का आपका बिल्कुल सही कह रहा है और इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती। अगर उस डो ने आपके हस्बैंड की जान बचाई है तो उसके बदले आपको उसके बच्चों की केयर करनी पड़ेगी, उसको उसके बच्चे को उसके बच्चे की देखरेख करनी पड़ेगी और उसको यहाँ पे आपको लेके आना चाहिए, ऐसी सलाह उसको देता है। देखो एक वर्ड यहाँ पे और है, क्या मीनिंग है इसका, सिडल्ड बैक, इसका मतलब होता है वर्क बैक क्वाइटली एंड ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड। और बिल्कुल सेटल्ड बैक का मतलब होता है कि आप खड़े हो जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे पीछे जाओ और मतलब ऐसे धीरे धीरे चलो कि किसी को पता ना चले आप कहीं जा रहे हो। तो इस वर्ड का मीनिंग ये है। चलिए नीचे देखें, चलो, तो मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट। शी सेट डाउन दी पॉट हेल्पलेसली। और वो मिलविल कहता है कि मैं जा रहा हूँ इसके साथ, मैं इसकी मदद करूंगा, ठीक है, और हम उसे लेके वापस आ जाएंगे। और उसकी मदर आराम से बिल्कुल हेल्पलेसली यानी बैठ जाती है, अब वो कुछ कर ही नहीं सकती कि हाँ बिल्कुल ये बोल तो सही रहे हैं,
आगे, वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, मिल विल से कम ऑन बॉय वी हैव गॉट गेट टू राइडिंग। अब उसकी मदर कहती है ठीक है चले जाओ, लेकिन अगर वो आएगा तो तुम्हें उसको अपना मिल्क देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उस फोन को खिलाने के लिए और कुछ है नहीं। तो वो जैसे ही मिलविल कहते हैं कि चलो बच्चों आ जाओ, चलो बच्चे आ जाओ, चलते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं और जाके वहां पे हम उसको ढूंढते हैं। तो मैं बैक्स्टर, माँ बैक्स्टर सॉरी माँ बैक्स्टर, तो उनकी मदर का नाम बैक्स्टर था। आस्क एनेक्ससली यू विल नॉट गो लॉन्ग, और उसको मतलब घबरा के कहते हैं कि तुम ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है, क्योंकि वो घना जंगल है, क्या पता हिरन को ढूंढते ढूंढते तुम यहीं ढूंढ आगे बढ़ जाओ और फिर हम आ रहे तुम लोगों को ढूंढने के लिए, ऐसा ना हो। तो जॉर्डी सेड आई विल बैक विद बिफोर डिनर फॉर श्योर, मिल विल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉर्डिस अप बिहाइंड, और वो कहते हैं कि मदर मैं डिनर से पहले आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और मिल विल होता है वो घोड़े पर चढ़ता है, ठीक है, और जॉर्डी को अपने साथ लेता है और आगे चला जाता है। ही सेड टू मिल विल डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम। वो पूछता है मिल विल से पूछता है कि आपको क्या लगता है फोन वहीं पे होगा, क्या आप मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। तो वो तो करेगा ही, तभी तो जा रहा है। चलो चलो चलो, तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे आपका कि वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हाउ यू नो इट इज ही, दैट स्पोर्ट्स वर ऑल इन लाइन, वन ऑन अ डो फॉन passes the spots are very every which way। अब वही बता रखा है यहाँ पे कि अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वही है और वो जिंदा है, अब तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, शी नहीं है, मेल है कि फीमेल है। तो देखो क्या बताता है, ये बता रहा है कि जो मेल होते हैं ना उनके शरीर पर जो धब्बे होते हैं वो लाइन से होते हैं, ऐसे एक धब्बा दो धब्बा, जो स्पॉट्स होते हैं वो लाइन से होते हैं, पहले स्पॉट फिर दूसरा फिर तीसरा। और जो डो होती है, डो मतलब जो फीमेल होती है, ठीक है, उनके हर जगह, ठीक है, उनके हर जगह धब्बे होते हैं और वही फीमेल है, और जिसके लाइन लाइन से धब्बे होते हैं वो आपका मेल है। तो ये उसको बताते हैं। तो ये तो पार्ट 1 चैप्टर का खत्म, ठीक है, ये नीचे तुम्हारा पार्ट शुरू होता है, पार्ट 2 है। चलिए ये भी देखते हैं आगे। अब वो दोनों जंगल में चले जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है जंगल में जाने के बाद। पहले ये मिटा दो जो मैं चल रहा है आपका। चलिए पार्ट 2। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट ऑफ द फॉन्ट, दे पास द एबडेंट क्लियरिंग। अब वही मतलब अब उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और वो क्लियरिंग का मतलब कि जो जंगलों के बीच में जो खाली रास्ता होता है वो उसको पास करते हुए आगे चले जाते हैं। ही सेड, देखो क्या कहते हैं वो, ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। अब वो कहता है कि मिलविल तुम नॉर्थ की तरफ चलो, ठीक है, वहीं पे फादर को सांप ने काटा था और वहीं पे हमने डो को मारा था और उसका बच्चा भी वहीं पे होगा। तो सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, if the fawn was dead or could not be found he could not have his disappointment seen, and if the fawn was there the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखो क्या बता रखा है। अचानक ही जो आपका लड़का होता है जॉडी के माइंड में ख्याल आता है और उसे महसूस होता है कि नहीं यार मुझे मिलविल के साथ नहीं जाना चाहिए। देखो दो रीजन बताता है क्यों ऐसा सोचता है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा ये बता रखा है कि उसे डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर वो जाएगा और उसने देख लिया कि जो फॉन है वो मर गया, उसकी डेड बॉडी उसने देख ली, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएगा और वो नहीं चाहता कि मिलविल उसको ऐसा देखे। ये पहली पॉसिबिलिटी वो सोच लेता है कि मे बी वो मर गया और मैं उदास हो गया तो मिलविल मुझे देखेगा और मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं किसी को ये दिखाना नहीं चाहती कि मैं परेशान हूँ। पहली लाइन तो ये। सेकंड देखो क्या बता रखा है कि इफ द फोन वॉज देयर, और अगर वो जिंदा होगा और वो वहां पे होगा तो जो हमारी बीच की मीटिंग होगी ना बहुत ज्यादा लवली होगी, बहुत प्यारी होगी, और इसको मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, मैं अकेले अकेले एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें उस बच्चे के दिमाग में चल रही होती है। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन अ फुट। अब देखो कहता है कि अब ज्यादा दूर नहीं है और स्क्रब यानी जो झाड़ी वगैरह है ये हॉर्स के लिए बहुत ही मोटे है और उसको दिक्कत आएगा, आगे पार नहीं कर पाएगा, अब मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊंगा। वो कहता है मिलविल को क्योंकि उससे पीछे छुड़ाना चाहता है, और क्यों छुड़ाना चाहता है वो हमने ऊपर पढ़ लिया। देखो क्या कहता है, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गेट बिटन बाय द स्नेक टू।
आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी नो लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ ही इज वेंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। अब कहता है कि अब वो सबसे पहले मिलविल कहता है कि मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ने से डर रहा हूँ लड़के, क्या पता तुमको किसी और सांप ने काट लिया या तुम गुम हो गए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो वो कहता है आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे, ठीक है, मैं ये यहाँ थोड़ा बहुत घूमूंगा और फोन को यहीं पे ढूंढ लूंगा, आप मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ। ऑल राइट, चला भी जाता है। बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट देयर एंड देयर दैट ऑल द पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें नॉर्थ पता है नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। तो कहता है हाँ यहाँ नॉर्थ है वहाँ ईस्ट है, लिखा है ना कि देयर एंड हियर, कि यहाँ ईस्ट है वहाँ नॉर्थ है। और ये जो पाइन पाइन जो बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना, पाइन के ताड़ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, तो पाइन कहा जाता है उनको इंग्लिश में, तो उसके पेड़ बहुत लंबे होते हैं और मुझे पता चल जाएगा क्योंकि पेड़ मुझे कहीं से भी दिखाई दे देंगे। तो कहता है हाँ हाँ चलो ठीक है बढ़िया। तो सो लॉन्ग मिलविल आई नो बिलीव, तो कहता है कि हाँ मिलविल मुझे पता है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हुप्स टू एंड, हुप्स का मतलब होता है आपने देखा होगा जो घोड़े के जो पैर होते हैं ना, जो उसमें जो उसके पैर के जो खुड़े होते हैं, जो टप टप जब घोड़ा चलता है तो टप टप आवाज आती है, उसको हूफ कहते हैं। देन कट टू द राइट द स्क्रब वॉज स्टिल, ठीक है, तो देखो क्या बता रखा है कि वो वेट करता है, वो वेट करता है कि जब मिलविल यहाँ से चल जाए, जब घोड़े के पैर की आवाज बंद हो जाए तब मैं आगे जाऊंगा, इसका मतलब कि वो वहां से जा चुका है। Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब आगे वही बता रखा है कि बिल्कुल शांति हो जाती है, सिर्फ उसी के चलने की आवाज उसको आती है और उसको पता है कि मतलब अब मैं ध्यान से चलूंगा, अगर मैं गुम हो गया तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा और मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। तो चलो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 तो खत्म, ठीक है। इस अभी चैप्टर लेंदी है, आसान ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, तो इस चैप्टर को अपन दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ते हैं, पार्ट 2 में इसके बाद की स्टोरी हम कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी से चैप्टर समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखिए, सफिशिएंट स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी इंग्लिश में रटने का काम थोड़ा कम करो, रटोगे तो कितना लिखोगे यार, ठीक है, समझो, स्टोरी बनाने की कोशिश करो, स्टोरी बनाओ लिखो, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इस वीडियो को सही से देखिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो बना के लिख ही दोगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर हम सेकंड पार्ट में।